नमस्ते, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा अपेक्षा करते हैं कि आप जहां भी होंगे बुलंद होंगे, स्वस्थ होंगे। हमारी उपस्थिति आज जो बनी है वो बनी है अध्याय 3 के लिए। चैप्टर का नाम होगा व्यवसायिक संगठन के प्रकार, रेखा, क्रियात्मक एवं कर्मचारी। अब इसका अर्थ क्या है, इसकी विशेषता क्या है, क्या खास खास इसकी उपलब्धियां हैं, वो सारी चर्चा इस वीडियो के माध्यम से आप सबके समक्ष हम रखेंगे, करेंगे। किंतु आपको एक आवश्यक सूचना पहुंचा दें आप तक कि अगर आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन हमसे जुड़ना हो तो संपर्क कर सकते हैं 6204949855। संपर्क सूत्र होगा मेरा। तो आइए, ये सेमेस्टर 2 वालों के लिए ये क्लास है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस पेपर मेजर जिनका भी होगा उनके लिए बहुत खास महत्वपूर्ण होने वाला ये लेक्चर है। तो आप आइए, बने रहिए मेरे साथ, पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। कम से कम 5 नंबर श्योर करके जाइएगा। ओके, थैंक यू। चलो देखो, संगठन। सबसे पहला प्रश्न उठता है कि संगठन क्या होता है, संगठन का क्या अर्थ है, संगठन क्या होता है। याद रखिएगा, मानवीय लक्ष्यों या व्यवसायिक लक्ष्यों, अगर व्यवसायिक संगठन की बात करें, सिर्फ संगठन की बात करें तो संगठन क्या है, मानवीय लक्ष्यों को पूर्ति करने के लिए एक सोची समझी जो संगठन तैयार किया जाता है, संघ बनाया जाता है, समूह का निर्माण किया जाता है, वो संगठन कहलाता है। अर्थात आपका झुंड जो है, समूह जो है, वो किसी विशेष उपलक्ष्य, विशेष उपलब्धि को पाने के लिए, विशेष उद्देश्य को पाने के लिए अगर बनाया गया है तो वो संगठन शब्द को जीवित करता है। वस्तुतः हम पहुंचेंगे यहां पर कि सर, ये संगठन के प्रकारों की व्याख्या बहुत लंबी कतारों में की गई है इस चैप्टर में। संगठनों का प्रकार क्या है, इससे पहले चर्चा हमारी यह होनी चाहिए कि संगठन को और बेहतर से समझने का प्रयास करना चाहिए। संगठन होता क्या है, संगठन के प्रकारों एवं प्रारूपों की आवश्यकता। संगठन के प्रबंध का ढांचा होता है जो कि उपक्रम के संलग्न व्यक्तियों के कार्यों एवं उनके संबंधों की व्याख्या करता है। बिना उपयुक्त संगठन के उपक्रम एक मृत व्यक्ति के समान होता है। जैसे उपक्रम का आकार बढ़ता जाता है वैसे संगठन की समस्या जटिल होती जाती है। जैसे एक बड़े आकार वाले उपक्रम जहां हजारों व्यक्तियों कार्य करते हैं, वहां यह समस्या दिखाई पड़ती है कि उसमें कार्य करने वाले कर्मचारियों के मध्य अधिकारों, कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों का विभाजन किस प्रकार किया जाए, जिससे कि उपक्रम की कार्य विधियों का पूर्ण सामंजस्य बना रहे एवं अपनी पूर्ण कुशलता के साथ कार्य करने में सक्षम हो सके। ये सारी कहानी मैं क्यों पढ़ा है अभी समझा रहा हूं आपको, देखो ध्यान से। संगठन बनता क्यों है, याद रखिएगा, संगठन इसलिए बनता है कि वो जो व्यक्ति का समूह है, व्यक्तियों का झुंड है। क्योंकि अगर संगठन कहेंगे किसको, तो इसका प्रश्न का उत्तर यह है, मैंने पहले ही बताया कि संगठन का अर्थ होता है कि विशेष लक्ष्य या कोई विशेष उद्देश्य को पाने के लिए जब हम समूह का झुंड बनाते हैं, व्यक्तियों का समूह बनाते हैं, तो व्यक्तियों का जो वो समूह है, वो समूह संगठन शब्द को जन्म दे देता है। अर्थात अगर कोई व्यक्ति संघ में आप बैठते हो किसी लक्ष्य के साथ, तो वो आपका संगठन कहलाएगा। ठीक है, आप पढ़ने के लिए भी जाते हो और 5 गो 10 गो लोग मिलके जाते हैं झुंड में, तो हाँ, वो भी एक संगठन ही है। विद्यालय में जो बैठते हैं आप 10 गो लोगों को बतियाने के लिए, वो भी एक संगठन है। तो कोई भी लक्ष्य और उद्देश्य के साथ अगर व्यक्तियों का समूह एकत्रित होती है, तो समूह जो है वो एक शब्द को जन्म दे देती है जिसका नाम होता है संगठन। अब ये जो संगठन शब्द को इतना हम टूल दे रहे हैं, बतिया रहे हैं आपसे, क्योंकि खास ये चैप्टर उसी पे आधारित ही है। अब समझिए, ये संगठन का जन्म कैसे हुआ, संगठन शब्द क्यों हुआ। देखिए, होता यह है कि जब भी हम कहें कि लक्ष्य और उद्देश्य के साथ अगर समूह, तो जब लक्ष्य और उद्देश्य हम रखते हैं तो उसको पूरा करने के लिए हमें मेहनत भी करना होता है, और मेहनत सामूहिक होता है। एक व्यक्ति अगर मेहनत उसमें कर भी दे और सभी ना करे तो असफलता निश्चित है। संगठन का मतलब ही होता है कि सभी लोगों का मेहनत और प्रतिफल भी सभी लोगों का। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, संगठन के अंदर जितने भी अधिकार और कर्तव्य होते हैं वो सभी लोगों में विभाजित होते हैं, जिसका फायदा यह होता है
कि अगर समूह अपने मन से काम करे, अपने अधिकार के साथ छेड़छाड़ करे, उसको ये पता नहीं हो कि मुझे क्या अधिकार मिला हुआ है और क्या काम मिला हुआ है, तब तक वो बेहतर काम नहीं कर सकता है। तो संगठन के अंदर क्या होता है, जब संगठन बनती है तो उसकी योग्यता के हिसाब से, उसकी एबिलिटी के हिसाब से उसको काम क्या किया जाता है, बांट दिया जाता है, और उस काम को करने के लिए उसको जो अधिकार चाहिए होता है वो सारे अधिकार भी उसको मिल जाते हैं। जिससे क्या होता है, संगठन का जो लक्ष्य है, जो वो समूह का जो लक्ष्य है, वो उद्देश्य जो है वो पूर्ति करने में संगठन काफी मदद करती है। बिना संगठन का कोई सामूहिक लक्ष्य प्राप्त करना संभव है ही नहीं। तो संगठन समूह में इसीलिए लग जाता है, जब आप याद रखिएगा कि अगर वो समूह के पास कोई अधिकार, कर्तव्य, लक्ष्य की बात आ जाए तो वो समूह जो व्यक्तियों का है वो क्या हो जाता है, एक संगठन का रूप धारण कर लेता है। यही बताने चाहते थे। अब आइए संगठन की कुछ खास बताएं। तो संगठन क्यों निर्माण होता है, क्योंकि लक्ष्य को पाने के लिए अधिकार और कर्तव्यों का क्या किया जाता है, बीच में सामंजस्य बैठाना होता है, जो एक संगठन से ही संभव है, बिना संगठन से संभव नहीं है। कार्य सौंपे जाने की निम्नलिखित से प्रमुख विधियां हैं, जिसमें से रेखा है, कर्मचारी है, क्रियात्मक है। परंतु आजकल के संगठन के निम्न 6 प्रारूपों में इसका विभक्तिकरण किया गया है। पहला है रेखा अथवा सैनिक संगठन, दूसरा है कर्मचारी लंबवत संगठन, क्रियात्मक संगठन, समिति संगठन, अंतर इकाई प्रशासन संगठन और पार्षद संगठन। ये 6 के बारे में चर्चा आज के आधुनिकता को देखते हुए इस पे चर्चा की जाती है। आइए एक एक को समझते हैं बारी बारी से। पहला है रेखा संगठन। रेखा संगठन से ऐसे संगठन से है जिसमें अधिकारों का प्रभाव उच्च स्तर से निम्न स्तर तक की तरफ तथा उत्तरदायित्व का प्रवाह नीचे ऊपर से की ओर रेखाबद्ध रूप से होता है। कहना क्या चाहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अब इसको थोड़ा हम सही कर लेते हैं ना। आइए, कहना क्या चाहता है, ध्यान से समझिएगा। अब देखिए, ये जो कहना चाहता है वो ये कहना चाह रहा है कि ये ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे ऐसे आपने पढ़ा ही होगा। ये हो जाता है उच्च, ये होता है मध्य और ये होता है निम्न। क्या होता है, निम्न। ये 3 स्तर होते हैं, आपने बीएसटी के अंदर पढ़ा होगा। तो जब हम देखो क्या क्वेश्चन क्या था कि जब हम अधिकारों की बात करते हैं तो यहाँ क्या होता है ना, सबसे ज्यादा अधिकार उच्च के पास होता है, टॉप लेवल के पास, फिर मध्य के पास, फिर निम्न के पास होता है। कहना क्या चाहता है, यह संगठन सबसे सरल एवं सबसे प्राचीन पद्धति है। इससे यहाँ रेखा संगठन से ऐसे संगठन है जिसमें अधिकारों का प्रभाव उच्च स्तर से निम्न स्तर की तरफ तथा उत्तरदायित्व का प्रवाह नीचे से ऊपर की ओर। देखो, जब अधिकार जो है कौन किसको ऑर्डर करता है तो ऐसे चलता है ना, उच्च वाला मध्य को देगा ऑर्डर और मध्य वाला निम्न को देगा ऑर्डर, ऐसे चलता है। लेकिन उत्तरदायित्व की बात करते हैं तो ये अपना रिपोर्ट कहाँ करता है, सबमिट निम्न के पास। निम्न मध्य वाला किसको सबमिट करता है, उच्च के पास। तो जब हम अधिकार का फॉलो की बात करते हैं तो अधिकार यहाँ से मतलब ऊपर से नीचे की ओर गिरती है ना। मतलब उच्च स्तर मध्य स्तर को बताता है क्या करना है और मध्य स्तर निम्न स्तर को बताता है। लेकिन जब हम उत्तरदायित्व की बात करते हैं तो ये उल्टा चलता है, ये ऐसे, निम्न वाला किसके आदेश का पालन करेगा, मध्य का, मध्य वाला किसका आदेश का पालन करेगा, निम्न का। लेकिन ऑर्डर कौन किसको करता है, ये उच्च वाला मध्य को, मध्य वाला निम्न को। ये समझाना चाहते थे हम। यही रेखाबद्ध दायित्वों का परिसर जुड़ी होती है। यह संगठन सबसे सरल एवं सबसे प्राचीन पद्धति है। इसमें कार्यों का विभाजन कई स्वतंत्र विभागों में किया जाता है। इस पद्धति को कई नामों से पुकारा जाता है, जैसे सैनिक संगठन, सोपानीय संगठन, विभागीय संगठन। रेखा संगठन की विशेषताएं जो निम्न प्रकार से है, आदेश ऊपर से नीचे की ओर जाता है, जैसे मैंने बोला ना, आदेश ऐसे जाता है ऊपर से नीचे की ओर, है ना। ये आदेश इसको करेगा, मध्य को, मध्य वाला निम्न को करेगा। दूसरा, आदेश केवल एक ही पदाधिकारी से मिलता है। ये भी खास बात है कि आपको अगर 5 लोग आदेश ही करेगा तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि किसकी बातों को माने, किसकी बातों को तवज्जो दे।
इसलिए ऐसा होता है कि हम जब आदेश की बात करते हैं तो 5 पदाधिकारी अधिकारी आपको ऑर्डर नहीं कर सकते, कोई एक ही करते हैं, जिससे ये फायदा होता है कि आप भ्रमित नहीं होते हैं और काम अच्छा होता है। समझ आए?